Hello, my lovely little atoms. A very very warm welcome to all of you. I hope आप सबके सब बहुत अच्छी हेल्थ में हैं और अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं. एंड बहुत सारे लोगों के स्कूल आई एम प्रीटी श्योर शुरू हो चुके होंगे. सो प्लीज रिमेंबर योर हेल्थ शुड बी योर मेन प्रायोरिटी. अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हेल्थ है तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स लाइक पढ़ाई अच्छे से करना है ना, अच्छे से खेल पाना and other things of your life. तो please maintain social distancing even if you're going to school. बहुत ज़्यादा excited नहीं होना है. On that note, आज हम क्या करेंगे students? Topic name is there in front of you. Ions and valency. अब बहुत सारे students सोच रहे कि मैम पहली बात टर्म 2 में आएगा, हम अभी क्यों पढ़ें? मोटिवेशन क्या है? अगर हम पढ़ना भी सोचे कि चलो जल्दी सिलेबस कवर कर लेते हैं तो भी क्या ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा या बस रट्टा ही मारना है हमें? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये टॉपिक और अगली क्लास का टॉपिक, इस क्लास में हम आयोन्स एंड वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं. ये दो क्लासेस ये समझ लो केमिस्ट्री का बेस है और ये सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं 10th क्लास में भी हेल्प करेगा. आई एम प्रीटी श्योर आप स्किप तो नहीं कर सकते 10th क्लास. तो अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं हुए ना 10th क्लास में रो दोगे तुम. एंड क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, पहला ही चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, जिसमें अगर मैं आपको आइडिया से बताऊं ना, अप्रोक्सीमेटली 60% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है चैप्टर 1 में. और रीजन आपको पता है क्या है? उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते. उनको ये नहीं पता किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होती है, आयोन्स क्या होते हैं, फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं. उनको बेसिक स्टेप्स क्लियर नहीं होते और बाद में ना वो एक रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं, ना रिएक्शन को समझ पाते हैं, ना कंपाउंड को समझ पाते हैं. बत्ती गुल. और बत्ती गुल होने से क्या होता है बाद में? मैम केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है. तो स्टूडेंट्स 9th क्लास को अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इस क्लास को एकदम अपने दिमाग में अपनी होली बुक की तरह बिठा लेना है. ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो शुरू करते हैं विद नन अदर देन योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा गौर, एजी मैम. राइट, चलो फिर. आप सबका स्वागत तो है ही, बट क्या आप लोगों ने ये कर दिया? डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करो ताकि उनको भी पता चले और एक ही चैनल पे वो सब के सब सारे सब्जेक्ट्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पढ़ सके विदाउट थिंकिंग एनीथिंग के मैम क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं, हम बहुत कंफ्यूज है. यहाँ पे आपको सब कराया जाएगा. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो ही ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, है ना. वेदांतों का हर दिन का शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो एंड दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल बनता है. एंड मैम को आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट, वेदांतु_अनुभा गौर. ऑन दैट नोट, वीकली शेड्यूल आपको पता है कि मैम कौन कौन से सेशन बना रही है आप लोगों के लिए. सारे ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये सेशन लेके आए हैं. इसके बाद जो अगला सेशन होगा, एज आई टोल्ड यू कि हम बात करेंगे किसी केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं. अगर कोई आईसीएससी का स्टूडेंट है तो आई होप ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें वो लोग फॉलो कर रहे हैं. एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग. मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो बहुत कंसिस्टेंटली हर सेशन में आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं. तो हियर आर सम ऑफ द नेम्स वी हैव. प्रियल, प्रियल के लिए तालियां. होमवर्क रॉकर्स यू आर प्रियल, ये awesome job. And we have Prince, we have Avinish, we have Jyoti, Sita, Tanishka, Said, Satkriti. This is such an amazing job. और मैम बोलेगी आप सबको मेरी तरफ से big high five. Right? ये हाई फाई इसलिए बिकॉज यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब. स्टूडेंट्स कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, काम करना जरूरी है. मैं आपके काम को अप्रिशिएट करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं. पूरी वीडियो को ध्यान से सुनो, होमवर्क सबमिट जरूर करना जो मैं आज दूं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं और आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने पढ़ाई को लेके. राइट, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट. लेट्स टॉक अबाउट आयोन्स एंड वैलेंसी राइट नाउ, बट एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरुआत करते हैं, स्पेसिफिकली टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग इट. मी बीइंग अ गर्ल, you know, sometimes there are people who always remind us कि खाना बनाना नहीं आता, kitchen is something that's more important, you all should know basic things of kitchen. It's important but it's not just a woman job, ये सबका मिलजुल के जॉब है. ये बेसिक स्किल्स है लाइफ की, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए इसमें. मैं बोलती हूँ आज के टाइम में लड़का लड़की दोनों को घर के
किचन के जितने काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब आना चाहिए। एंड जस्ट लाइक you both belong to kitchen, you both belong to lab as well। चाहे लैबोरेटरी हो चाहे किचन हो, मिलजुल के इक्वालिटी रख के सारे काम को पूरा करना है एंड शाइन लाइक अ स्टार। दैट्स व्हाट माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आयन और क्यों पढ़ना है हमें। मैम आपको बोलती तो रहती है एटम एटम एटम, आज सीखेंगे मेरे एटम्स आयन कैसे बन सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, जब आप चार्ज हो जाते हैं आप आयन बन जाते हैं, है ना एटम्स। यानी कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बन गए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन केटायन, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप बन गए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन दैट इज केटायन। उसके बारे में ध्यान से सीखेंगे। तो आयन क्या होता है, सिंगल एटम पे जब कोई चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी आयन है। ग्रुप ऑफ एटम पे जब चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी आयन है। चार स्पीशी को हम आयन बोलते हैं, ठीक है। वो सिंगल एटम भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकती है, दैट इज गोइंग टू कैरी अ पर्टिकुलर चार्ज। अब जैसे मैंने बताया, अगर आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव एनायन। अब बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम याद कैसे रखें इसको, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ, ये एनालॉजी हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है कैट हैज पॉज, है ना, कैट के पास पंजे हैं, कैट हैज पॉज। तो कैट वाला जो आयन है, कैट आयन इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब केटाइन कौन सा वाला पार्ट है जो पॉजिटिव होता है। एंड एनायन, एनी, सोचो एक हॉलीवुड के किसी कैरेक्टर का नाम है, एक वेब सीरीज भी आई थी एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत सारे लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश में, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना, मैंने भी पढ़ी थी अपने टाइम पे। एनी, एनायन इज नी, इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस एनालॉजी को याद रखो, दिस विल हेल्प यू। Cation is positive, anion is negative, and I told you how you can remember that. अब भी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम, पर ये एटम आयन में बना तो बना क्यों, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया तो आया क्यों। तो बस उसी पार्ट को अभी समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पॉजिटिव चार्ज यानी कि केटायन कैसे बनता है। मेरा एटम था, एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव। समझो एटम आप हो, मैं आपको बोलती हूँ आप मेरे एटम हो, आप ना अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर भगा दो। मैम ने आज आपको एक कोई अच्छा सा कोट समझाया, कोई अच्छी सी बात बताई, आपने सोचा मैं अप्लाई करता हूँ या करती हूँ और अपनी नेगेटिविटी को निकाल देता हूँ, निकाल देती हूँ। तो आप अपनी नेगेटिविटी को निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या फील करोगे, पॉजिटिव। सेम थिंग हैपन और आप बन जाते हो कैटायन। कैटायन पॉजिटिव, है ना। शिल्पी मैम भी बोलती है कैटायन आर्मी, मतलब स्टे पॉजिटिव इन दैट वे। और जनरली मेटल्स का काम होता है ये कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब ही वही नेगेटिविटी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो तो बन जाता है पॉजिटिव। हम बोलते हैं ना कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, बोलते हैं कि नहीं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही तो मतलब है उसका, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया, ठीक है, वंडरफुल। तो ये हुई छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के देने से, क्योंकि कोई भी एटम है वो न्यूट्रल है। मैं बोलती हूँ मेरे जो एटम्स हैं आप लोग हो वो न्यूट्रल इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर हर तरीके के इमोशन है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। एक्सीड करता है कोई तो प्रॉब्लम हो जाती है स्टेबिलिटी के लिए। तो जब आप न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस इक्वल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन, जो ये देखो यहाँ दिखाया एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। एटम ना एक ऐसा स्फीयर जैसा होता है और सोचो उसका सेंटर ये है, अंदर बिल्कुल अंदर डीप इनसाइड एक छोटू सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उस छोटू से न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन पड़े रहते हैं। जस्ट लाइक एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में आप फुटबॉल रख दो, इतना छोटा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।
ओके और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूम रहे होते हैं, तो जितना पॉजिटिव इसके अंदर है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल था। सोचो, मैं अपने सोडियम एटम की बात कर रही हूँ। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव। अब मेरे एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, सोडियम को, उसके लिए उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो देखो 11 पॉजिटिव बचा, 10 नेगेटिव बचा। ये बचा कि नहीं बचा? जल्दी से बताओ। तो अब मुझे ओवरऑल चार्ज बताओ मेटल पे क्या आया जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जल्दी से मुझे देख के बताओ। समझ में आए कि नहीं जो मैंने बात की? कि अब बच गया 11 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल आपके सोडियम एटम के ऊपर आ गया क्या? 1 पॉजिटिव चार्ज, है ना? दैट्स व्हाई योर एटम, योर मेटल कैरी चार्ज, बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है ओवरऑल। इतना ही है। तो ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। आई होप आ गया है। थम्स अप दे दो मैम को जल्दी से, थम्स अप की बारिश। ठीक है, कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल जनरली ये काम करती है। अब एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब मेरे एटम को ना कोई नेगेटिव नेगेटिव बातें कह रहा है एंड दे एनीवे इज एब्सॉर्बिंग दैट नेगेटिविटी। और क्या फील करोगे? मैम आशु ना, उसने मुझे ऐसे बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसने मुझे ऐसे बोला कि तुम इस काम में अच्छे ही नहीं हो, एंड यू टुक इट पर्सनली, यू विल बी लाइक आई एम फीलिंग सो नेगेटिव। ये इमोशन आता है ना। सेम विद दीज एटम्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली होता है ये नॉन मेटल्स के साथ। वो क्या करती है? उनका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। दे आर द वन हु आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव बन जाते हैं। बनते कैसे? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नॉन मेटल जो होती है जस्ट लाइक क्लोरीन, अब इसका एटॉमिक नंबर था 17 और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स number of proton and number of electron in a neutral atom. Total positive and total negative charge equal होना चाहिए। अब क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए मैम हमें कैसे पता चलेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोहर। एक और साइंटिस्ट के साथ उसने कोलैबोरेशन किया, बरी। बोहर एंड बरी ने मिलके आप लोगों को एक रूल दिया जिसका नाम है 2n² रूल। क्या नाम है उसका? 2n² रूल। 2n² रूल क्या है मैम? मैं बता देती हूँ। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कौन सा ऑर्बिट है। बाय द वे ऑर्बिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपका एटम दिखता है ऐसा जैसा मैंने बताया। ऑर्बिट क्या होता है? ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस जिसमें आपके पड़े हैं प्रोटॉन, और ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इनमें घूमता है इलेक्ट्रॉन। इस सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये बात समझ में आई? वंडरफुल। अब इन इलेक्ट्रॉन का कहाँ घूमना है इन ऑर्बिट में? तो उसके लिए एक रूल होता है जो इन दोनों ने मिलकर दिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है, बहुत छोटू सा है, मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और जब वो आते हैं वी हैव टू मेक श्योर वो एक दूसरे को रिपेल ना करें। रिपेल क्यों ना करें? क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। फिजिक्स में आप पढ़ के आए हो ये बात, तो इसीलिए। और मैंने कैसे बताया कि फर्स्ट में 2 ही आने चाहिए? क्योंकि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट में 2 इंटू 3 का स्क्वायर। मेक सेंस? यही मैंने रूल बताया आपको। बस अब करना क्या है? अब इसी को फॉलो कराना है मुझे। देख लेते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, अगले में 32 एंड सो ऑन। पहला शेल स्टेबल तब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, नेक्स्ट शेल स्टेबल तब होगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, एंड देन 18 एंड सो ऑन। बट एक छोटी सी बात है जो भी हमने मिस कर दी है, जो एक और बात जो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके कही, मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम।
एक और बात, पहला रूल 2n² रूल, सेकेंड रूल इज ऑक्टेट रूल। सेकेंड रूल क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्टेट रूल। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन रूल है ये। 8 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? कि चलो आपने इलेक्ट्रॉन फिल तो करने हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, बट पहले शेल को छोड़ के बेचारे की कैपेसिटी 2 की है, 8 तो आप सोच भी नहीं सकते फिल करने का। जितने भी ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो, वो तब स्टेबिलिटी अचीव करता है जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बस दिल भी लाइक हमें स्टेबिलिटी का मतलब है, हम भी ऐसा स्टेबल बनना चाहते हैं एंड आराम से पड़े रहना चाहते हैं, डोंट वांट टू डू एनीथिंग, स्टेबिलिटी चाहिए उनको। और उसमें स्टेबिलिटी मिलती है अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो। सिंपल सी बात है। अब इसको फॉलो कराते हैं। एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए रूल का नाम बन जाता है डुप्लेट रूल। ड्यू का मतलब ही होता है 2, 2 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इन दोनों बातों की सिग्निफिकेंस क्या है जो मैंने बताया? पहला 2n² रूल, सेकंड ऑक्टेट रूल। अब जब मैंने बोला मेरा जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्यों करता है? ये कॉन्फ़िगरेशन थी 281। क्यों थी? 11 इलेक्ट्रॉन थी, मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में फिल करने थे। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, क्योंकि पहले का कैपेसिटी है 2, सेकंड का है 8, थर्ड का है 18, बट मेरे पास एक बचा 10 फिल करने के बाद। इस शेल को अच्छा के शेल, इसको एल और इसको एम के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, क्यों? मतलब उनको लगा ABCD सो बोरिंग और बहुत सारे कॉफिशिएंट है केमिस्ट्री में, हम इनसे यूज करते हैं, तो के से शुरू किया उन्होंने, KLMNOP। ठीक है, तो 281। अब सोडियम को कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा? क्योंकि जैसे ही वो करता है, देखो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो स्टेबल हो गया। ऑसम जॉब। चलो जल्दी से थम्स अप दे दो, ये बात समझ में आ गई। जल्दी जल्दी जल्दी। योर थम्स अप इज इक्विवेलेंट टू दैट you're लिसनिंग टू मी। ओके। क्लोरीन की बात करूं, अभी आपके सामने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन 287। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। अब ये देखो, ये क्या करेगा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर पार्ट, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन ने क्या करना चाहा यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन। तो 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, पर ये बोल रहा है मैं स्टेबल नहीं हूँ, कोई मेरी हेल्प कर दो। तो वो बाहर से, सोचो सोडियम से ही उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अब बन जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल चार्ज जरा कंपेयर करो, 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, ओवरऑल एक नेगेटिव आया ना। तो आफ्टर टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन योर क्लोरीन बिकम क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड आयन जब भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और हम उसको एंड करते हैं IDE से, आइड, क्लोरीन बन गया क्लोराइड। ये बात समझ में आई? मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन को वापस से बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मुझे समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया जो भी मैंने बातें कही। व्हाट इज द रिविजन पार्ट? जो मेरे मेटल्स होते हैं उनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लास्ट शेल कौन होती है? लास्ट शेल वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड वो लास्ट है, वैलेंस शेल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे मेटल है उनके लास्ट शेल में, जो लास्ट फिल्ड शेल है, दैट मस्ट कैरी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं, और वो उनको लूज कर देता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज करना आसान है। आसान क्यों है? आसान क्योंकि लूज करने पे जितनी एनर्जी चाहिए वो मैनेजेबल है, अपने आप लूज नहीं होगा ना। कोई मुझे बोलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, आई विल बी लाइक क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। इन द सेम केस दैट हैपन टू देम, अपने आप कोई अपनी कोई चीज नहीं देता, तो ये एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों देगा? नहीं, इसको एनर्जी दो, ये दे देगा। मेरा भाई मुझसे पैसे मांगेगा, मैं दे दूंगी आसानी से? नहीं। बट अगर कोई मुझे बोलेगा कि वो थोड़ा मक्खन लगाएगा, आज मेरा बर्थडे है प्लीज दे देना, तो कोई मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होना चाहिए, मैं डेफिनेटली दे दूंगी उसको। यही वाली बात है। और नॉन मेटल ऑन दी अदर हैंड, उसके लास्ट शेल में होते हैं स्टूडेंट्स 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के लास्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन,
और वो गेन करने में बिलीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो भी स्टेबल हो जाए। और ये स्टेबल होने को मैं 8 इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनके लिए ना वो जो पैरामीटर है वो नोबल गैसेस है। कौन है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन होती है? जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते हमें, शर्मा जी के बेटे से सीखो, माथुर जी की बेटी से सीखो, उन्होंने इतने नंबर लाए, उसने इतने ये किया, गोल्ड मेडल लिया। तो वो नोबल गैस ना केमिस्ट्री के अंदर वो ही रेफरेंस है जिसका सबको क्या दिया जाता है? बहाना, सबका रेफरेंस। और ये सारे बस उसी के जैसे बनने की होड़ में लगे हैं। जितने भी एटम है इसके जैसे बनने की होड़ में लगे हैं, नोबल गैस के जैसे बनने के लिए। तो नॉन मेटल बनने के लिए मतलब उनके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उनके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ऑक्टेट रूल को डेफिनेटली फॉलो करते हैं इन जनरल, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट एज आई से वो अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है। हीलियम एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं है, उसका भी एक ही शेल पॉसिबल था, वो भी पूरा भरा हुआ है, वो भी डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट every shell is getting stability if it's having 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी के जैसा बनने के लिए आपके मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, 3 2 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, नोबल गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन कैरी करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। बस यही है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंपल है। एनायन समझ में आया? बस अगर ये समझ में आ गया तो अगली बात जो मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल समझ आ जाएगी। हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कि केटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, बट स्टूडेंट्स क्या ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी आयन अपने आप में फ्री फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। उसने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कराया ही क्यों? ताकि वो आपस में कंबाइन कर सके, ठीक है? तो जब ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, क्लोरीन ताक में बैठा था कि कोई उसको वो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है? तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन आके क्लोरीन के पास चला जाता है। सोडियम कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये सोडियम से उठ के क्लोरीन पे चला गया, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ जाता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ऑपोजिट आयन के बीच में होती है। बट एक और बात बोलूंगी, जब मैं नमक लेती हूँ, ये नमक ही है सोडियम क्लोराइड, क्या सिर्फ एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन होता है? नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते। इवन इन अ स्मॉल ग्रेन ऑफ योर नमक देयर आर मिलियंस ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। देखो ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं ऑपोजिट चार्ज का। सोचो ये मेरा सोडियम था, फिर ये क्लोरीन, ये सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ऐसे ऑपोजिट चार्ज मिलजुल के एक पूरा क्लस्टर, एक पूरा क्रिस्टल बना लेते हैं। बस इतना ही है कि इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है बाय अप्लाइंग लार्ज फोर्सेस। इस क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है बट क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है, ठीक है? तो ये है मेरा कंपाउंड दैट इज फॉर्म, और इसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है? दैट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट आयंस, राइट? बस यही बताना था आपको। तो अगर ये बता दिया तो सब एकदम एकदम समझ में आ गया। आयन, टू पार्ट केटायन एनायन, but they don't exist alone, they combine with each other to give what? An ionic compound. इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कभी बोलो अनुभा मैम आपने ये नहीं बताया, टीचर ने तो ये पूछ लिया। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो होता है ना आयनिक कंपाउंड में, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है? सिंपल, ऑसम। अब क्या ये आयन को मैं और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। एक है सिंपल आयन और दूसरा है पॉलीएटॉमिक आयन। क्या है?
एक है सिंपल आयन और दूसरा है मेरा पॉलीएटॉमिक आयन। डिफरेंस क्या है दोनों में, सिंपल में और पॉलीएटॉमिक में? कोई डिफरेंस है क्या? अगर किसी को इंग्लिश से समझ आता है तो बस समझ गए, इंग्लिश लगानी है, इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है। लगाओ जरा। सिंपल है, मतलब ज्यादा लफड़ा नहीं करने का। सिंगल एटम पे अगर चार्ज आता है, ये सिंपल आयन है, ये सिंपल आयन है। ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है टू अचीव स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उतना नेगेटिव। ये भी सिंपल आयन है। मैग्नीशियम ऑन द अदर हैंड wants to lose 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 12। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाउ यू आर गोइंग टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लूज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ये सारे के सारे हैं मेरे क्या है? सिंपल आयन। सिंपल है। पॉली एटॉमिक का क्या मतलब है, नाम से समझो। पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मींस एटम, मैनी एटम। आयन मतलब चार्ज, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम पे जब चार्ज आता है, दैट्स पॉली एटॉमिक आयन। सिंपल है कि नहीं है? देखो जरा एग्जांपल। इसको मैं बोलती हूं अमोनियम आयन। क्या बोलती हूं? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, एक नाइट्रोजन, 4 मेरे पास हाइड्रोजन है। ओवरऑल इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। डोंट से हाइड्रोजन पे, पूरे NH4 पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है। और जब ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसकी पहचान है कि हम उसको ईएम से एंड करते हैं। किससे एंड करते हैं? ईएम। सो अमोनियम। और अगर आपका नॉन मेटल एक ऑक्सीजन से जुड़ा हो और ओवरऑल स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एंड करते हैं 8 या 8 से। 8 खा लिया या 8 ठीक है। तो ये बन गया कार्बोनेट। कार्बन के लिए कार्ब, कार्बन एंड देन 8, कार्बोनेट। ठीक है, 8 ऑक्सीजन वाला स्पीशीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन। ये क्या है? सल्फेट आयन। ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे पॉलीएटॉमिक आयन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने है। समझ आ गया? जल्दी से बता दो ये और नेम। आई होप आ गया होगा ना? तो थोड़ी कृपा करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, प्यार बरसाइए अपना, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी आसानी से इस टॉपिक को समझ आ सके। यस क्योंकि वेदांतु के स्टूडेंट्स लिटरली अनस्टॉपेबल हैं एंड आप भी उन सब में ऐड हो सकते हैं। ऑलरेडी एडेड है बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। बट सी 10th का रिजल्ट हो, CBSE का, केरला बोर्ड का, जितने भी बोर्ड के अभी एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, चाहे 10th हो 12th हो, दैट इज टेलिंग दैट हाउ वेदांतु स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। और इसमें वेदांतु बाद में है, पहले स्टूडेंट्स है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उस प्लेटफॉर्म पे भरोसा दिखाया एंड दैट केम आउट वेल फॉर देम। तो हम कोशिश करेंगे आप भी इसी लिस्ट में शामिल हो सके एंड आगे जाके मेंस जो भी जेई का होता है, नीट है, NTS या कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से उसको क्रैक ही नहीं कर सके, आपको सारे लॉजिक, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि वेदांतों के जेई मेन का रिजल्ट देखो, स्टूडेंट्स गॉट 100 परसेंटाइल ऑल्सो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एंड ये रिजल्ट तो मैं मतलब क्या बताऊं, आई विश मेरे टाइम पे मुझे इतनी गाइडेंस मिलती। 1 in 2 स्टूडेंट्स of Vedantu scored above 97 plus percentile। 1 in 2 स्टूडेंट्स, दो में से एक बच्चा 97 प्लस परसेंटाइल ला रहा है। 1 in 6 स्टूडेंट्स गॉट 99 परसेंटाइल। 6 बच्चों में से एक बच्चे के 99 परसेंटाइल है। और 27 बच्चों ने वेदांतु के 99.9 परसेंटाइल भी स्कोर किए हैं। एंड प्लस दैट, which is like literally awesome, and I'm feeling so proud to be a part of this platform. Yeah students, and you also have a chance from 9th class itself, अपने basics clear करो, master करो, foundation courses के लिए भी पढ़ सकते हो, 10th and then JEE NEET पूरा जर्नी तय है। प्लान कर लो, जरूरी नहीं है आप JEE NEET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, बट जो भी करो अच्छे से करो। और इस जर्नी में मैं बस बताना चाहती हूँ हम लोग आपके साथ हैं विद अ प्रॉमिस, दैट इज वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कि आपका इम्प्रूवमेंट हम कराएंगे ही कराएंगे। ये आपकी
सिर्फ आपकी सरदर्दी नहीं है, सरदर्दी इज नॉट अ गुड वर्ड, कि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनेंगे। अगर आप वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैचेस का हिस्सा बनते हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं कि 75% क्लास तो लगाई ही लगाई, वरना रिप्ले देख लिए, एंड टेस्ट एंड असाइनमेंट भी 75% कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा डिजाइन है कि इम्प्रूवमेंट गारंटीड। बट वरना क्या, वरना जो कोर्स फीस ली है वो आपको वापस दे दी जाएगी। कि होना तो नहीं चाहिए था, बट मतलब खेद है, प्रॉब्लम के लिए खेद है, बट आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ बिलीफ वी हैव। तो सारी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म पे अटेंड करो, हर सेशन में क्विज। आपका जो मेंटी का रीजन होता है, मुझे पता है मेंटी का रीजन इज मोर ऑफ लाइक यू ऑल हैविंग एक्नॉलेजमेंट, और वो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी हर करेक्ट आंसर पे, हम आपको एक्नॉलेज करेंगे, बट ये नहीं कि वो एक्नॉलेजमेंट ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ बस कर दिया, दैट शुड कम अप विद अ कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और ऐसे नहीं कि हाँ हर बात पे जब बच्चे को अच्छा अच्छा बोलते जाते हैं ना, तो वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं। इन अ वे उनको लगता है कि आसानी से अप्रिशिएशन मिल जाता है। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अर्न इट एंड compete करोगे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, है ना, फ्रॉम दिस लेवल ऑनवर्ड्स। इंटरैक्टिव रिप्ले देखने को मिलेंगे, कि अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया, जैसे मैंने बताया, रिप्ले देख पाओगे, सिर्फ देख ही नहीं पाओगे, उसमें जितनी क्विज हुई, जितनी एक्टिविटीज हुई टीचर ने ली, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, और तो और आपका नाम भी लीडर बोर्ड में आएगा, जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे। अच्छा परफॉर्म करोगे, अपना नाम भी लीडर बोर्ड में देखोगे। जितना कंटेंट मैं या बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे, सारे के सारे जो नोट्स है ना, हमारे फीडबैक के साथ, वो भी आपको मिलेंगे। आप आसानी से डाउनलोड कर लो, जब मर्जी चाहे पढ़ो, चाहे आप नाइट आउल हैं, चाहे आप अर्ली राइजर्स हैं, अपने हिसाब से प्लान करके रिवाइज कर सकते हो, और सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे। तो जैसे मैं हूं या कोई भी मास्टर टीचर है, जब क्लास लेता है, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको आया डाउट, तो वो जो क्लास टीचर्स होंगे, सेम एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, masters of chemistry, they are going to solve your doubts. तो टू टीचर काइंड ऑफ अप्रोच, पढ़ाया जाएगा, डाउट भी सॉल्व होगा, टू गेट द मैक्सिमम आउटकम ऑफ अ क्लास। एंड दिस इज अमेजिंग। ये सब ऑफरिंग का एंड नहीं था, इसके साथ अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स भी मिलते हैं। अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स का मतलब आप किसी भी एक चैप्टर को चाहे तो 10 बार चाहे 20 बार पढ़ो, बट आई एम प्रीटी श्योर इतनी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। बट जब भी रिवाइज करना है कभी भी कर सकते हो, और क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, लाइक अ मिड टर्म रिविजन जो अभी शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, तो क्रैश कोर्स भी चलेगा, मोर ऑफ लाइक अ मिड टर्म रिविजन इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। तो प्लीज देर मत करो, अगर मिड टर्म रिविजन का हिस्सा बनना है और रिवाइज करना है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी लेस प्राइस। और इसलिए क्योंकि ऑफरिंग्स इतनी ज्यादा है ना स्टूडेंट्स, माइक्रो कोर्स को मिला के जितनी ऑफरिंग्स हम दे रहे हैं, दैट इज मेकिंग ईच एंड एवरी सेशन इन एज लो एज 5 रुपीज। तो अब आप चूज कर सकते हैं दैट व्हाट इज बिगर देन दैट। और एजी मैम के बैचेस शुरू हो रहे हैं, लास्ट बैचेस है स्टूडेंट्स, इसके बाद शायद कोई लॉन्ग टर्म वाला बैच ना हो। तो 13 सितंबर को लास्ट बैच है, एक बैच ये अभी शुरू हो रहा है 30 अगस्त को, ऐसे इसी में एनरोल कर लो, वरना मिड टर्म रिविजन के लिए थोड़ा देर हो जाएगी, है ना। करना इतना है, एजी प्रो कोड लगाना है। कहाँ से लगाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और मैं दिखा देती हूँ कहाँ है, और एजी प्रो कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मैं दिखा देती हूँ। ये पुराना सेशन था जो इससे पहले हमने लिया है, कहाँ है ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शो मोर शो मोर शो मोर, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो। हम सब्सक्राइब पे दबाएंगे, ये मेरा क्लास 7 है। मैं सीबीएसई आईसीएसई फाउंडेशन लेवल जेई नीट के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी आपका बोर्ड है एंड जो भी आपके इंटरेस्ट है। विद लाइट क्लासिक एंड प्लस प्लान, कौन सा लो, तीनों अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, बट आपको जो सबसे ज्यादा सूटेबल है वो चेक करो। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आपको लगता है कि प्लस थोड़ा महंगा है तो क्लासिक के लिए जरूर जाओ। रीजन बीइंग, जितने मैंने फीचर्स बताए उसके अलावा
जो लाइट में थे, क्लासिक और प्लस में मिलता है डाउट सॉल्विंग ऐप, जो कि मुझे बहुत जरूरी फीचर लगता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डाउट तो में आते रहते हैं और हो सकता है उस टाइम ना आए जब टीचर पढ़ा रहा हो, बाद में जब हम पढ़े तब डाउट आए। तो क्लासिक और प्लस के थ्रू आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। अगर आपको लगता है प्लस अफोर्डेबल है आपके लिए, तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस वन, क्योंकि पर्सनल मेंटर भी मिलेगा। कि आपको लगता है कि आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए आपके डाउट्स क्लैरिटी के लिए, टेस्ट में हेल्प के लिए, एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट इंटायरली इज फॉर 48,599। पर बेस्ट पार्ट है आप 1 मंथ का ट्राई करके देखो, तभी आप लो। मैं तो यही बोलूंगी, श्योरिटी बहुत जरूरी है, एंड इसीलिए हम ट्रायल पीरियड दे रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन आवर सिस्टम। तो 1 मंथ के लिए ट्राई कर लो। देखो मैंने क्लिक किया और इसका प्राइस एजी प्रो से डिक्रीज भी हो गया, एज आई टोल्ड यू। एजी प्रो इज गिविंग दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू यू। किसी भी मेथड से पे करो, जैसे ही आपने पे किया ऐसे वेदांतु पे लॉग इन करते ही आपके सेशंस खुल के आएंगे माय सेशंस में। अपकमिंग सेशन है जो जो आप कि पर्टिकुलर बैच के सेशन आप अटेंड कर सकते हो। अपकमिंग पे क्लिक किया, पास्ट आ गया। अब यहाँ से पुराने सेशन के रिप्ले भी देख पाओगे कि चलो देख ले मैम क्या पढ़ाया है आपने, कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन भी कर पाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और रिवीजन ही नहीं, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे। आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे। टीचर ब्रॉडकास्ट करेगा, टीचर क्या करेगा, आपको बहुत सारी क्विज भी लेगा, हॉटस्पॉट भी होगा, सब कुछ, और आप उसमें लाइव पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डोंट मिस दैट, डोंट मिस दिस चांस। यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली फील हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम। वापस आ जाते हैं, 1 मिनट। ओके, तो अब as I say, interested students definitely think about that. देर नहीं करिए, क्योंकि मिड टर्म रिविजन प्लान हो रहा है अगले मंथ। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी के बारे में। जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी तक मैंने पढ़ाया आज की क्लास में वो समझ आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट हलवा लगेगा। और 9th क्लास वालों, मैं हलवा बोल रही हूँ ना, 10th में यही दिक्कत करता है, तो मास्टर कर लो अभी की अभी। क्या है वैलेंसी? क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, याद करो। इस सोडियम को क्लोरीन से कंबाइन करना था। कैसे कंबाइन किया उसने? सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, यही तो हुआ था। तो सोडियम की कैपेसिटी थी क्लोरीन से कंबाइन करने की, क्लोरीन की सोडियम से। और कैसे उन्होंने कंबाइन किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गई उसकी वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है? लूज करोगे पॉजिटिव, जितना है वही वैलेंसी हो गई। गेन करोगे नेगेटिव, जितना करोगे वैलेंसी हो गई। अब बताओ, लग नहीं रहा सिंपल? तो पुराना कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड था इस कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूला मेकिंग समझ आ जाएगा। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom of other element and form a chemical compound. यही है, सारी हिस्ट्री यही है। अब देखो मैं बोल रही हूँ सोडियम की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है। ये जितने भी सब्सटेंसेस की वैलेंसी 1 है। अच्छा, उनको पता है क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट आयन। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, आयन मतलब चार्ज पार्टिकल। ऐसे आयन्स, ऐसे चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर वैलेंसी 1 हो। और आसान भाषा में समझाऊं ना, तो जितना चार्ज होता है आपके एटम के ऊपर या आपके पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर, जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी है। इन अ इजी वे इफ आई हैव टू टेल दैट टू यू, ठीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी वैलेंसी +1। पोटेशियम भी ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो इस सिल्वर, एजी मैम इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, एजी मैम को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड आई एम। कॉपर पॉजिटिव डेफिनेटली, मतलब ये सब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एंड इनकी वैलेंसी +1 है। हाइड्रोजन की भी, पर देखो हाइड्रोजन डुअल नेचर शो करता है। हाइड्रोजन इज सो वर्सेटाइल इन इट्स नेचर। इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी। पता है इसकी सुपर पावर क्या है? इसके पास सिर्फ एक शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको लूज करके इट बी लाइक खत्म कहानी। मैं लूज करके मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर सकता हूँ। और एक और सुपर पावर ये है
कि एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकता है, ताकि फर्स्ट शेल में ये डुप्लेट रूल को फॉलो करे, नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी, डुअल प्रॉपर्टी। और मैंने क्या बताया था, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, तो उसके लास्ट में आइड लगता है, हाइड्राइड आयन। क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव। इन सब के सब ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इनकी वैलेंसी भी है 1। मोनोवैलेंट एनायन है ये, एक वैलेंसी वाले एनायन है भी। तो जनरली वैलेंसी 1 2 3, कुछ रेयर केसेस में 4 होती है, क्योंकि मैंने बताया 3 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से लूज कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से गेन करा सकते हो। 4 का केस बताऊंगी बट बहुत रेयर है। तो वैलेंसी देखो, पॉलीएटॉमिक आयन की भी हो सकती है -1, OH -1, नाइट्रेट -1, अमोनियम +1। और मैं क्या बता रही हूँ, ये स्टार मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, इनको मेमोराइज करना, तभी फॉर्मूला ठीक लिख पाओगे और 9th एंड 10th क्लास को, केमिस्ट्री को बेटर तरीके से मास्टर कर पाओगे। OH नेगेटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, इनका चार्ज जरूर याद रखना है। दो वैलेंसी की भी बात कर लेते हैं। एक छोटी सी टिप दूं, आज की क्लास के जो नोट्स है ना, विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके रखना, जब भी चाहो इस शीट को फॉलो करके रिवीजन कर सकते हो। Isn't it awesome? बस फिर मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, जिंक इज ऑल्सो लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो एज कॉपर एंड आयरन। अच्छा, आपने देखा इन दोनों में से ना कॉपर और आयरन को अलग ही अटेंशन दी हुई है, इनकी वैलेंसी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोमन न्यूमेरल की तरह। वो तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर आयन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी पॉसिबल है उसके लिए, हो सकता है वो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही कर रहे हो, क्या पता 2 से ज्यादा भी कर सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, सुनो जरा, रुको जरा, मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन तो सस्पेंस को बनाए रखते हैं, पहले कुछ और चीजें मुझे बतानी है, ठीक है। तो +2 मतलब इनकी वैलेंसी 2 है, ये वैलेंसी मतलब 2, मतलब ये डाई वैलेंट है नेचर में। डाई मतलब 2, डाई वैलेंट आयन है, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक इज ऑल्सो द वन दैट कैन कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, सल्फेट पे देखो 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट पे देखो 2 नेगेटिव है, सल्फाइट पे देखो 2 नेगेटिव है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सल्फेट एंड सल्फाइट तरीके के एटम, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है उसमें 8 लगता है, जिसमें कम ऑक्सीजन होती है उसमें 8 लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैम ने आज बात बता दी है, एक ही वीडियो में आपको सारा सार मिल गया है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या बन गया, नाइट्राइट आयन, कम ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन 8 खा लिया, उसको ज्यादा भूख लगी थी, नाइट्रेट आयन, समझ रहे हो। तो ग्रुप ऑफ एटम कैन ऑल्सो कैरी चार्ज, मैं ये बोल रही हूँ एक से ज्यादा टाइप के पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे दोनों में। सेम नंबर ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स कैन फॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ आयन्स। तो ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है, ठीक है। तो समझ में आया, ये भी याद कर लेना। फॉस्फेट 4, फॉस्फोरस के लिए 8 बताया था ऑक्सीजन, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव, क्योंकि ये ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हाई फाई दे दो, समझ आ गया तो। आई नो याद करने की चीजें बहुत ज्यादा है, तो कुछ काम तो मैं आप पे भी छोड़ूंगी ना, कि याद करना है पूरे के पूरे नोट्स को डाउनलोड करके। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट जैसा बताया, वैलेंसी 2 यानी कि -2, ये एनायन है। पॉलीटॉमिक क्यों बोल रही हूँ, ग्रुप ऑफ एटम है। वैलेंसी 3, फॉस्फेट विद -3, राइट। अब जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं बता देती हूँ, एक है फॉस्फोरस, एक है आयरन, और एक है कॉपर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। फॉस्फोरस 3 वैलेंसी भी शो करता है और 5 वैलेंसी भी शो करता है। आयरन 2 वैलेंसी भी शो करता है, 3 भी करता है। कॉपर 1 भी करता है, 2 भी करता है।
तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मेटल। मेटल क्या करते हैं, उनके लास्ट शेल से तो इलेक्ट्रॉन जाते ही जाते हैं, तो आयन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकाल सकता है। कॉपर के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकाल सकता है। कभी कभी ये कुछ ऐसी मेटल होती है जिसके अंदर वाली जो शेल होती है ना, जस्ट आफ्टर शेल, उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं आपके न्यूक्लियस से, वो भी इतने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं है आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, तो वो भी निकल सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों बोला, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, सोचो मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रही हूँ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। कभी कभी ये जो अंदर वाली शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन भी टाइटली बाउंड नहीं होते, निकल सकते हैं, कुछ मेटल के केस में पॉसिबल होता है। तो आयन 2 तो कर रहा है, इसीलिए थर्ड भी कर रहा है, कॉपर 1 तो कर रहा है, इसीलिए 2 भी कर रहा है। तो उनकी डिफरेंट वैलेंसी को शो करने के लिए हम उनको रोमन न्यूमेरल में ब्रैकेट में लिख देते हैं, टू टेल कि ये वाला आयन लिया है, ये वाला कॉपर लिया है। Phosphorus being a non-metal is also showing 2 type of valency, but उसका रीजन एकदम अलग है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। थोड़ी सी क्यूरोसिटी हायर क्लास के लिए छोड़ देते हैं, वरना आपके दिमाग में अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट ये दोनों है। अच्छा, उनको नाम कैसे देना वो और बता देती हूँ, देन दैट्स इट। लोअर चार्ज के एंड में अस लगता है, हायर चार्ज के एंड में इक लगता है। लोअर चार्ज के एंड में अस लगता है, हायर चार्ज के एंड में इक लगता है। तो कॉपर, जिसको मैं क्यूपरम बोलती हूँ, जो उसका लैटिन नेम है, उसको लिखेंगे क्यूपरस एंड क्यूपरिक। क्यूपरस कम चार्ज के लिए, क्यूपरिक हाई चार्ज के लिए। ये फेरम है, कम चार्ज के लिए बन गया फेरस, ज्यादा चार्ज के लिए बन गया फेरिक। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल है। ये आज की क्लास तो ना मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आपको पूरा गोला बारूद, आपको सारा का सारा मटेरियल एकदम आपके सामने है, तो इसको संभाल के रखना, आपको आगे भी काम आएगा। क्योंकि बच्चे आज तक मुझे मेल भेजते हैं, 10th वाले जो सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, कि मैम इतना पढ़ लिया, वरना यही नहीं पता कि कंपाउंड कैसे बनाने हैं, किसको कैसे लिखना है। तो प्लीज इस बात को समझें, और अगली क्लास को प्लीज अटेंड करें विदाउट अ मिस, क्योंकि उसमें सीखेंगे आज की क्लास का एप्लीकेशन, कि जो मैंने आपको वैलेंसी, जो आयन बताए हैं, वो कैसे मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट होने वाली है, समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। समझ में आ गया तो मैम को गोल्डन हार्ट भी दे दो, कि मैम आपके लिए जरूरी है ना? नहीं है जरूरी? और क्या हम वीडियो के आखिर तक 350 लाइक्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैं अमित सर को बोल रही थी, या मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 350 लाइक्स? तो बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं, क्योंकि आई डू बिलीव इन माय स्टूडेंट्स, माय एटम्स आर्मी। वीआईपी याद रखिए, और सोचिए इस बारे में, क्योंकि नया बैच अभी 30th अगस्त को शुरू हो रहा है। 13th का वेट मत करो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में क्रैश कोर्सेज रिवीजन शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, और उससे पहले उसको मास्टर कर लो, ताकि उस टाइम प्रॉब्लम ना आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने दिखाया लिंक मिलेगा, गेट प्रो क्लासेस विद 10% एडिशनल ऑफ, और वो मिलेगा आपको एजी प्रो लगाने से। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास हो गई मक्खन क्लियर। कमेंट सेक्शन में लिखना मक्खन क्लियर। उसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी एंड स्टेइंग टिल द एंड, क्योंकि आप लोगों ने सही मायने में मास्टरी की है। जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यू ऑल आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, एंड आई एम विद यू, और ये आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye bye.